Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। तो इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के काफ़ी चैप्टर्स करवा रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जा कर के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उन सभी लेक्चर को एक बार ज़रूर देख लीजिए। और आज इवोल्यूशन के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा इवोल्यूशन के PYQs। तो इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इवोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाए। ठीक है, देखिए इवोल्यूशन का मतलब क्या है। इवोल्यूशन का मतलब मेनली है मॉडिफिकेशन। किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ, जब से ओरिजिन मतलब हुआ इंसानों का, तब से लेकर के आज तक किस प्रकार से मॉडिफिकेशन हुई है वही हम लोग आज देखेंगे। देखिए इवोल्यूशन मीन्स चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ बदलना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन कैन ऑल्सो डिफाइन मोर नैरोली एज अ चेंज इन द जेनेटिक्स कॉम्पोजिशन एंड द पॉपुलेशन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। मतलब क्या, जो जेनेटिक्स के जो कॉम्पोजिशन है पॉपुलेशन में, वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते जाएंगे। एक जनरेशन में मतलब पूछ होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे वो पूछ छोटा होता होता टेल छोटा होता होता बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगा। तो ये एक इवोल्यूशन का जो है ये एक चेंज टाइप का है। चलिए, सबसे पहले जो एविडेंस होते हैं इवोल्यूशन के वो कहाँ से पता चलता है, तो वो हमें समझ में आता है कहाँ से, फॉसिल से। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फॉसिल्स। फॉसिल्स में क्या समझना है हमें, देखिए ए फॉसिल्स इज द प्रिजर्व रिमेनिंग एंड द इम्प्रिंट ऑफ एंशिएंट ऑर्गेनिज्म। जो भी इम्प्रिंट्स है, प्रिंट्स है एंशिएंट ऑर्गेनिज्म के, पुराने ऑर्गेनिज्म के, फॉसिल क्या है, प्रिजर्व है। ठीक है, और इम्प्रिंट्स है। क्या बोला गया है, समवन हु स्टडी फॉसिल आर कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिस्ट। जो फॉसिल्स को लेकर के पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें हम पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। फॉसिल्स आर फाउंड इन रॉक फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। जो भी सेडिमेंटेड रॉक है फॉसिल्स वहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फॉर्म व्हेन द सैंड एंड द स्लिट सेटल टू द बॉटम ऑफ द वाटर। ये कब बनता है, जब सैंड और स्लिट बॉटम ऑफ द वाटर पे क्या होता है, जब ये जमा हो जाता है तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब क्या है, कुछ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन हम में इवोल्यूशन हुआ और लोग क्या कहते हैं कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़। हम लोग क्या होगा, हम लोग का क्या हुआ, हम लोग मंकी से इवॉल्व होके आए हैं। ह्यूमंस आर इवॉल्व फ्रॉम मंकीज़। ये बात सबसे बड़ा गलत बात है इवोल्यूशन के केस में। सबसे बड़ी मिथ है ये कि वी आर इवॉल्व फ्रॉम मंकी। हम लोगों का इवोल्यूशन मंकी से नहीं हुआ है। 100% ये बात रॉन्ग है। हमारा इवोल्यूशन मंकी से बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा आपको कि कैसे हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है, मंकी से क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे समझाता हूँ। अब यहाँ क्या बोला गया है, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंस है कि हम में या बाकी भी ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ हम में नहीं, बाकी भी और भी ऑर्गेनिज्म है, उनमें इवोल्यूशन हुआ और कैसे हुआ, उसके कुछ एविडेंस को हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये जो है क्या बोला गया है कि रेप्टाइल्स लाइक फीचर्स और बर्ड लाइक फीचर्स। मतलब पहले के एक ऑर्गेनिज्म का फोटो लाया गया है जिसमें कुछ रेप्टाइल्स लाइक फीचर्स भी है और कुछ बर्ड लाइक फीचर्स भी है। इस फोटो से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आगे लेक्चर में आपको समझाता चलूँगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्या बोला गया है, द फोर लिम्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स सो द बेसिक पैटर्न ऑफ लिम्ब बोन एंड द मॉडिफिकेशन विच आर एडेप्टेड टू देयर मेथड ऑफ लोकोमोशन। मतलब क्या कि अलग अलग एनिमल के जो फोर लिम्ब है, मतलब हाथ जिसको हम लोग बोल सकते हैं, किसी में वो हाथ है तो किसी में वो विंग है। तो अलग अलग एनिमल के जो फोर लिम्ब है उसमें कुछ बेसिक पैटर्न्स दिखे गए कि स्टार्टिंग में पैटर्न्स तो एक ही थे मगर फिर उनका काम अलग अलग होने लगा। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप से उसको काम करने लगे। देखिए जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड का आप देखिए ये एक बोन है जिसको हम लोग ह्यूमरस बोल सकते हैं। ह्यूमन्स के केस में इसको बोल सकते हैं हम लोग, जो अंगूठे के पास है उसको बोल सकते हैं रेडियस, और इधर वाले को बोल सकते हैं अल्ना। इसको कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो ये अलग अलग टाइप के बोन्स है। आपको बोन्स का नाम नहीं चाहिए, बस आप समझिए कि ये यहाँ पर एक बोन, यहाँ पर दो बोन, यहाँ पर कुछ 8 बोन, यहाँ पर 5 बोन, यहाँ पर 14 बोन। इस तरह से बोन्स के पैटर्न है। तो देखा गया है कि कुछ हद तक बर्ड में भी इसी टाइप के पैटर्न है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एंसेस्टर में, मतलब बहुत हजारों साल पहले बर्ड और लिजार्ड कहीं ना कहीं एक ही
किसी कॉमन एंसेस्टर से एवॉल्व हुए हैं। मतलब क्या, ये कोई एक कॉमन एंसेस्टर था, जिसको उड़ना था वो बन गया बर्ड, जिसको रेंगना था वो बन गया लिजार्ड। इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो मतलब क्यों, हमें कैसे पता चला कि इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है? क्योंकि यहाँ पर देखिए बोन्स का पैटर्न, यहाँ पर बोन्स का पैटर्न सेम है। मतलब इन दोनों का जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है, वो सेम होगा या सेम रहा होगा। इसी तरह से डॉल्फिन और बैट का दिखाया गया है, आप देख सकते हैं आराम से। बहुत ही मतलब बर्ड के साथ बैट का दिखाया गया है और लिजार्ड के साथ डॉल्फिन का दिखाया गया है। ये हम लोग किसी से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बहुत ज़्यादा, मगर इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है? देखिए, डाइवर्जेंट का मतलब क्या कि ये डाइवर्ज हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब क्या, उनका ओरिजिन सेम होगा। एक कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब क्या, ओरिजिन सेम बट फंक्शन डिफरेंट। मतलब क्या, उन ऑर्गन्स के ओरिजिन सेम होंगे मगर उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और इसका ही ठीक ऑपोजिट होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि आपको ऑपोजिट बोला मैंने तो आइडिया लग चुका होगा कि ओरिजिन डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होंगे। इनको हम लोग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से भी जानते हैं। चलिए अब आगे टॉपिक्स में बात करते हैं। क्या है? इवोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच सिग्निफिकेंस चेंज इन द इनहेरिटेबल ट्रेट ऑफ ए स्पीसीज ऑकर ओवर टाइम। ये क्या है? एवोल्यूशन है कि एवोल्यूशन एक इनहेरिटेबल चेंज है और सिग्निफिकेंट चेंज होता रहता है। ठीक है। अच्छा, द वैलिडिटी एंड द वैल्यू ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजी आर बेस्ड ऑन द कंटिन्यूअल एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्यूमुलेशन सिंस डाटा। ये हमें कैसे पता चला? हमें ये जो भी डाटा वगैरह है उसको इंटरप्रेट करके हमें ये पता चला है ओवर टाइम टू टाइम। क्या बोला गया है? इनवर्ड चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन इज डिसेंड विद द मॉडिफिकेशन। और धीरे धीरे क्या बोला गया यहाँ पर? चार्ल्स डार्विन के जो इवोल्यूशन थे उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया और भी बातों को समझा, यहाँ से निकाला। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिराफ का इवोल्यूशन। लेमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसको लेमार्किज्म बोला जाता है। लेमार्क ने क्या कहा कि पहले जिराफ जो है वो जिराफ के जो नेक हुआ करते थे, जिराफ का जो गर्दन हुआ करता था वो बहुत ही छोटा हुआ करता था, लाइक ए गॉड। तो बकरियों को जैसा छोटा हुआ करता था, तो वो पहले घास चरा करते थे, जो ग्रास है वो खाया करते थे। मगर टाइम टू टाइम जब जो अफ्रीका महादेश है वहाँ पे जो सहारा मरुस्थल के तरफ घास कम होने लगा ग्राउंड में, तो धीरे धीरे वो जब डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा तो नीचे जो ग्रास की कमी होने लगी, तो इसके वजह से उन लोगों ने क्या किया, अपने पेड़ के जो पत्ते हैं उनको अपना खाना बनाया। तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, अपने नेक को स्ट्रेच किया। तो ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी में नेक थोड़ा छोटा था, नेक्स्ट पीढ़ी में स्ट्रेच करते करते थोड़ा बड़ा हुआ, और हज़ारों साल बाद देखा गया कि नेक को स्ट्रेच करते गए और ये बहुत ही लंबा हो गया नेक, और अल्टीमेटली वो डिपेंड हो गए पेड़ों के पत्तों को खाने के लिए, फिर वो ग्रास पे डिपेंड नहीं रहे। तो इस तरह से जिराफ में इवोल्यूशन हुआ, ये कहना था लेमार्क का, और इसे हम कहते हैं लेमार्किज्म। बट इसका ठीक ऑपोजिट कहना था डार्विन का। डार्विन का क्या सिद्धांत था? डार्विन का कहना था कि नहीं, जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वो भी एग्जिस्ट करते थे, और जो छोटे गर्दन वाले बकरियों के जैसे जो जिराफ थे वो भी एग्जिस्ट करते थे। मगर जब ग्राउंड में ग्रास कम होने लगे तो जो छोटे गर्दन वाले जिराफ थे वो समय के साथ विलुप्त हो गए, और जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वो अपने आप को उन्होंने ढाल लिया और वो समय के साथ रह गए। तो ये कहना था डार्विन का, और इसका उल्टा लेमार्क का क्या कहना था, मैंने दोनों को बता दिया आपको। तो चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोला गया यहाँ देखिए, उसी बात को यहाँ पर दोबारा दोहराया गया है, डिसअप्रूविंग लेमार्क। लेमार्क को डिसअप्रूव किया, और कैसे किया? तो उसको डिसअप्रूव करने के लिए लेमार्क ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, और जो अंस हैकेल थे उन्होंने भी कुछ कहा और बहुत सारे सिद्धांत दिए। चलिए एक एक करके हम लोग सभी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डार्विन ने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट पास इनटू द ऑफस्प्रिंग। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स एक्वायर करते हैं वो
उनके चाइल्ड में पास नहीं करता है, ये डार्विन का कहना था। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? एन एथलीट हु डेवलप ए लार्ज मसल मास थ्रू द ट्रेनिंग एंड डज नॉट चिल्ड्रेन हु ऑलरेडी पोसेस द लार्ज मसल मास। मतलब क्या, एक एथलीट ने ट्रेनिंग करके एक लार्ज मसल मास गेन किया है, मगर वो मसल मास उसके बच्चों पे पास ऑन नहीं करेगा। वो अगर वो उसके बच्चे होते हैं और अगर वो मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो उनका मसल वीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा पेरेंट्स जैसा। इससे उन्होंने उसको डिसअप्रूव किया, लैमार्किज्म को। फिर कहानी में एंट्री होती है अंस हैकेल की। अंस हैकेल ने क्या कहा? अंस हैकेल ने इसके लिए इन एन अटेम्प्ट डिसअप्रूवल लैमार्किज्म ही सेड टू हैव कट ऑफ द टेल्स ऑफ माइस एंड सेवरल जनरेशन। उन्होंने क्या किया? माइस लिया, चूहों को लिया और उसको उसके टेल्स को काट दिया। लगातार कई जनरेशन तक उन्होंने उनके टेल्स को काटते रहे, मगर फिर क्या देखा उन्होंने? द बेबीज born from his line of the tailless mice still grow tails as long as their ancestor। मगर उन्होंने क्या देखा कि जो भी बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, जो भी बच्चों का जन्म हो रहा है टेललेस पेरेंट्स से, उन सभी में टेल है, कोई भी टेललेस नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि जो भी कैरेक्टर एक्वायर करते हैं, फिजिकल कैरेक्टर एक्वायर करते हैं पेरेंट्स, वो उनके बच्चों में पास ऑन नहीं करता है। दिस वॉज नॉट एग्जैक्टली a fair test of the mice had not stopped using their tails in the attempt to adapt their इन्वायरमेंटल, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से उन्होंने उसको अडेप्ट किया था तो वो पास ऑन नहीं किया। दे स्टिल फाउंड देयर टेल्स यूजफुल। मगर उन्होंने क्या देखा? जो बच्चे हैं उनमें अभी भी टेल्स का ग्रो है, मतलब टेल्स के साथ उनका जन्म हुआ है और वो टेल यूजफुल भी है। तो यहाँ से हम लोगों ने डार्विन और अंस हैकेल के सिद्धांत से कहीं ना कहीं लेमार्किज्म को थोड़ा सा डिसअप्रूव किया। ठीक है, अब यहाँ क्या देखिए क्या बोला गया है? चार्ल्स डार्विन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया और ये बहुत ही फेमस थ्योरी माना गया और आज भी इसे माना जाता है, अच्छे लेवल पे माना जाता है। हिज थ्योरी वाज इफेक्टिवली प्रेजेंट टू द वर्ल्ड ऑन 1859 व्हेन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश। इस थ्योरी को उन्होंने कब पब्लिश किया? 1859 में अपने बुक के द्वारा, जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, डार्विन थ्योरी रेस्ट ऑन 5 प्रिंसिपल। डार्विन थ्योरी 5 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थे और उनके बुक का नाम पूछा जाता है, वो क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और वो ईयर पूछा जाता है। तो आप लोग इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डार्विन थ्योरी। क्या 5 प्रिंसिपल्स थे डार्विन थ्योरी के? अब हम लोग वो देखेंगे। फर्स्ट है ओवर प्रोडक्शन। फर्स्ट थ्योरी क्या है? ओवर प्रोडक्शन। इसमें डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने कहा ऑल स्पीसीज हैव द टेंडेंसी एंड द पोटेंशियल टू इंक्रीज ए ज्योमेट्रिकल रेट। मतलब हर एक स्पीसीज का टेंडेंसी है और उसके बाद पोटेंशियल है कि वो एक ज्योमेट्रिकल रेट पे अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाएगा। ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म बट ओनली ए फ्यू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, मगर उसमें से बहुत ही कम ही सर्वाइव कर पाते हैं, ये डार्विन का कहना था। वो बात अलग है, ह्यूमंस के केस में हम लोगों ने हेल्थ साइंस को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इसके रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, बट नॉर्मली ये रेट इतना ज़्यादा नहीं है। और हमारे एंसेस्टर में ये रेट कम था। पहले के बच्चे इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते थे। जो इन्वायरमेंट के लिए फिट होते थे, बस वही सर्वाइव कर पाते थे। और अभी वैक्सीन्स वगैरह और भी हेल्थ साइंस के मॉडिफिकेशंस, इसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हम में वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कि हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। फर्स्ट तो उन्होंने क्या बोला? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या दिया उन्होंने? ओवर प्रोडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल दिया उन्होंने कंपटीशन। द कंडीशन सपोर्टिंग लाइफ आर लिमिटेड। जो कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करेगा वो लिमिटेड है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के लिए खाना, पानी और अदर रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। मतलब जो भी खाना है, पानी है और बाकी रिसोर्स है, वो सब क्या है? लिमिटेड है। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिन इन ए पॉपुलेशन विल लाइव टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिन। मतलब सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन एक पॉपुलेशन का वो सर्वाइव करेगा और एक ऑफस्प्रिन को बना पाएगा। सो दैट द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट। इसलिए जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन में, वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट ही दिखेगा हमें। वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ या बहुत ज़्यादा वो कमता हुआ हमें नहीं दिखेगा। तो ये 2 प्रिंसिपल्स को हमने डिस्कस किया। अब तीसरा प्रिंसिपल क्या है हमारा? तीसरा प्रिंसिपल है वेरिएशन। वेरिएशन में क्या बोला गया है? देखिए, इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन वेरी ग्रेटली इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी एक पॉपुलेशन में काफ़ी इंडिविजुअल होते हैं, एक पॉपुलेशन में काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं और वो हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से
अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये बोला उन्होंने वेरिएशन के बारे में। फिर चौथा उन्होंने प्रिंसिपल दिया एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में क्या कहा उन्होंने, सम वेरिएशन अनेबल इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिन देन द अदर इंडिविजुअल। और वो इंडिविजुअल जो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं वो ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पाते हैं एज कम्पेयर टू वो इंडिविजुअल जिन्होंने खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाया। तो ये कहानी रही किसकी, एडेप्टेशन की। और लास्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। ये डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या कहा, अब वो देखते हैं। इंडिविजुअल हैविंग द फेवरेबल ट्रेड विल प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिन। मतलब वो इंडिविजुअल जिनके फेवरेबल ट्रेड है वो ज़्यादा ऑफ स्प्रिन प्रोड्यूस करेंगे। एंड दॉज विद द अनफेवरेबल ट्रेड विल प्रोड्यूस फ्यूअर ऑफ स्प्रिन। और जिनके अनफेवरेबल ट्रेड है, जिनको इन्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है, वो फेवर नहीं कर रहा है, वो कम ऑफ स्प्रिन प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें एक और टर्म बोला गया स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, गिवन टाइम नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज द डिफरेंस ग्रुप फ्रॉम वन अनदर सच दैट द न्यू स्पीसीज में राइज। मतलब क्या कि धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो ऑफ स्प्रिन, जो एनिमल या जो भी प्राणी है वो लोग खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए, वो लोग कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गए। और जो सर्वाइव कर गए वो आगे जाकर उनका डेवलपमेंट हुआ और हमें उसमें कुछ नया दिखा, तो हमने कहा कि नए स्पीसीज अराइज हुए। अब मैं आपको बता दूं मंकी और ह्यूमन का क्या केस है। देखिए, एक कोई कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ से मंकी बने, यहाँ से मंकी निकले, यहीं से हम लोग ह्यूमंस भी निकले, और यहीं से गोरिल्ला भी निकला, और यहीं से चिंपैंजी भी निकला। तो कहीं ना कहीं हम लोग मंकी से वी आर नॉट अराइज और वी आर नॉट डेवलप फ्रॉम मंकी। हम लोग मंकी से अराइज नहीं हुए हैं। हम लोग भी और मंकी भी दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं जो कि आज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर हम लोग मंकी से अराइज हुए होते तो आज के जो मंकीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाके ह्यूमंस में बदल रहे होते। और अगर नेचुरल सिलेक्शन को इसमें अप्लाई किया जाए तो मंकी को नहीं दिखना चाहिए आज, क्योंकि नेचुरली ह्यूमन सिलेक्ट हुआ, ह्यूमन आर बेटर देन मंकी, तो फिर मंकी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ह्यूमंस ज़्यादा बेटर है मंकी से तो मंकी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब हायर लेवल की बातें हैं। बस आप इतना समझिए कि आज तक आप लोगों ने जो सुना है कि हमारे एंसेस्टर मंकी है, ये बहुत ही गलत बात है। चलिए अब थ्योरी में आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन स्टेट दैट द प्रेजेंट स्पीसीज हैव डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन फ्रॉम स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन द पास्ट। मतलब क्या, आज का जो स्पीसीज है वो पुराने स्पीसीज से डेवलप होकर आया है जो कि पहले एग्जिस्ट करता था, और उसका कुछ मॉडिफिकेशन होकर के आज का स्पीसीज बना है। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। स्पीसीज आर नॉट फिक्स। स्पीसीज जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। अनचेंजिंग थिंग्स बट आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। और वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करते रहते हैं। इवोल्यूशन इज देयर फॉर द कॉन्स्टेंट चेंज दैट हैज़ अकर इन आवर वर्ल्ड सिंस द बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मतलब क्या, इवोल्यूशन एक कांस्टेंट चीज़ है जो कंटिन्यूसली होता रहा है और होता रहेगा, जो कि ना रुका है और ना ही रुकेगा। और ये कब से हो रहा है, तो ये बिगनिंग से हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है, प्रेजेंट से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला गया है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि देखिए ये एक ट्री में दिखाया गया है, ये एक बर्ड है जिसको हम लोगों ने डार्विन फिंचेस कहा। इसमें क्या हुआ कि जब रिसोर्स कम होने लगे, मतलब एक ही ट्री है, अब सभी बर्ड अगर इंसेक्ट खाएंगे तो इंसेक्ट फिर कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, रिसोर्स को पार्ट कर लिया, रिसोर्स पार्टिशनिंग बोलते हैं इसको। इन्होंने क्या किया, देखिए जिसका बीक थोड़ा इस टाइप का है उसने क्या खाया, उसने इंसेक्ट खाया। ठीक है, अच्छा, फिर जा कर के वहाँ से अलग अलग टाइप के डेवलप हुए। और ये क्या, इस जिसका भी ऐसा चौड़ा है, मतलब ऐसा वाइडर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लार्ज कैक्टस खाया। ठीक है, ऐसे कर करके जिसका बिग शार्प है उन्होंने क्या किया, ग्राउंड का, मतलब वो क्या ग्राउंड में घूमे और ग्राउंड के जो भी छोटे छोटे एनिमल्स थे उनको खाया। ठीक है, इस तरह से जिसका बिग बहुत ही नुकीला होगा वो क्या करेंगे, तो वो पेड़ों की जो लकड़ी है वो खाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने रिसोर्स को पार्टिशनिंग कर लिया। तो इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। इससे क्या हुआ कि इससे सभी टाइप के जितने भी एनिमल्स थे वो सभी के सभी सर्वाइव कर गए। अगर ऐसा नहीं करते ये लोग तो यहाँ क्या होता, यहाँ पर कंपटीशन होता और कुछ सर्वाइव करते और कुछ सर्वाइव नहीं कर पाते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिसोर्स पार्टिशनिंग का। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम लोग डार्विन्स फिंचेस कहते हैं।
अब आते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के पीछे एक कहानी है, मैं एक इसको कहानी से समझाता हूँ आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि दो टाइप के मॉथ होते हैं, एक ब्लैक विंग मॉथ और एक वाइट विंग मॉथ, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो पहले इंग्लैंड की कहानी है ये। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड होने से पहले, दुनिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री होने से पहले, कल कारखानों से धुआं कम निकला करता था। तो उससे क्या होता था कि अगर धुआं कम है तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उस पर एक वाइट कलर के एक फंगस ग्रो करते थे, वाइट कलर के एक एल्गी वाइट कलर का एक, ये दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर के एल्गी ग्रो करते थे। तो अब इस वाइट कलर के एल्गी जब पेड़ पे ग्रो कर चुके हैं तो पेड़ों का टहनी वाइट हो चुका है। तो जब ब्लैक, तो अगर पेड़ों का कलर वाइट है और उस पर अगर ब्लैक कलर का मोथ भी आके बैठता है और वाइट कलर का मोथ भी आके बैठता है, तो आप देख पाएंगे कि ब्लैक कलर का मोथ ज़्यादा क्लियरली विजिबल है एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर का मोथ। तो इनको खाने के लिए जब बर्ड आएंगे तो वो ऑफ कोर्स ब्लैक कलर के मोथ को खा के चले जाएंगे और वाइट कलर का जो मोथ है वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ब्लैक कलर का मोथ एक्सटिंक्ट कर गया और वाइट कलर का मोथ सर्वाइव कर गया। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन उस इलाके में जो वाइट मोथ थे उनका नंबर मोर था, ज़्यादा था, और जो ब्लैक कलर के डार्क कलर के बिंग मोथ थे उनका नंबर कम था, लेस था। मगर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ गया, और पोल्यूशन होने से क्या होता है, पोल्यूशन होने से जो एल्गी है वो ग्रो नहीं कर पाते। तो एल्गी अगर ग्रो नहीं करता है तो पेड़ों की टहनी काली ही रह गई, ब्लैक ही रह गए। तो इससे क्या हुआ, फिर से मोथ आकर बैठे। तो अब वो जो वाइट कलर का मोथ है वो ज़्यादा विजिबल है और ब्लैक कलर का मोथ कम विजिबल है, दिख नहीं रहा है। तो अब अगर बर्ड आएंगे इन मोथ को खाने के लिए तो उनको वाइट कलर का मोथ ज़्यादा दिख जाएगा और ब्लैक कलर का मोथ नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होगा, वो वाइट कलर के मोथ को खा जाएंगे जो कि पहले नहीं खा पा रहे थे। तो इनका नंबर अब हो गया लेस, और ब्लैक कलर का मोथ जो कि पहले लेस थे अब वो हो गए मोर। तो कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से नंबर ऑफ स्पीसीज में चेंजेस आई, डिफरेंस आया, तो उस बातों को भी हमने समझा कि ये एक मतलब इवोल्यूशन इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। इस बातों को समझाने के लिए ये एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। चलिए, अब एक साइंटिस्ट का एंट्री होता है कहानी में जिनका नाम है ह्यूगो डी व्राइस। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया। तो आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी व्राइस ने दिया। कब दिया, तो 1901 में दिया। तो आपके एग्जाम में जो साल होते हैं, जो नाम होता है, वही मेनली पूछा जाता है। तो 1901 में ह्यूगो डी व्राइस ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया। और इन्होंने क्या कहा इसमें, एक डच बॉटनिस्ट थे, ह्यूगो डी व्राइस क्या थे, एक डच बॉटनिस्ट थे, हु स्टडी द प्लांट इवनिंग प्राइमोस। वो काम कर रहे थे एक प्लांट के ऊपर, जिस प्लांट का नाम था इवनिंग प्राइमोस। अच्छा, फिर क्या किया उन्होंने, ऑन ऑब्जर्विंग वाइल्ड इवनिंग प्राइमोस ह्यूगो फाउंड दैट दे वेयर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कल्टिवेटेड प्राइमोस। मतलब क्या, उन्होंने एक जंगली प्राइमोस पे काम किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कल्टिवेटेड प्राइमोस है। अब इन्होंने क्या किया, ह्यूगो डी व्राइस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया उन्होंने, और इवोल्यूशन हैज टेक प्लेस थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ फोर्ट्यूटर वेरिएशन और म्यूटेशन। मतलब क्या, उनके हिसाब से इवोल्यूशन जो होता है वो उसका मेन रीज़न है म्यूटेशन। ह्यूगो डी व्राइस के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन होता है उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न है म्यूटेशन। ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ द सीरीज ऑफ चेंज इन द जर्म प्लाज्म और जीन। और ये क्यों होता है, ये म्यूटेशन क्यों होता है, जर्म प्लाज्म और जीन में चेंज होने के कारण होता है। दिस मे बी द प्रोनाउंस और माइनर, और ये क्या है, बहुत ही छोटा चेंज होता है, बहुत ही माइनर से चेंज होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो इवोल्यूशन होता है, मतलब अगर आपको बोला जाए कि ह्यूगो डी व्राइस का जो भी कॉन्सेप्ट था उसका कंक्लूजन क्या था, तो ह्यूगो डी व्राइस ने कहा कि जो भी इवोल्यूशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, वो म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। और म्यूटेशन क्या होता है, ये अगर आपका क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। ये क्या है, जीन्स है, और ये जीन्स में चेंज के वजह से ही म्यूटेशन होता है और उसके वजह से ही इवोल्यूशन हो पाता है। ये ह्यूगो डी व्राइस का कहना था। अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है नियो लेमार्किज्म। इसमें क्या बोला गया, समझते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया दिस इज री इन्वेंशन ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी। मतलब लेमार्क के थ्योरी को री इन्वेंट किया गया, और इसमें बोला गया कि ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर वेयर कॉन्स्टेंट यूज टेंड टू स्ट्रेंथ एंड
वेयर ऑर्गन्स वेयर फेलियर टू यूज लीड टू एट्रोफी। मतलब क्या, वो ऑर्गन्स जो कॉन्स्टेंटली यूज होंगे उनमें क्या होगा, उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगा। जो ऑर्गन कॉन्स्टेंटली यूज होंगे उनमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, और जो ऑर्गन कॉन्स्टेंटली यूज नहीं हो रहे हैं उनमें एट्रोफी आएगा, उनमें स्ट्रेंथ नहीं आएगा। ये लेमार्क का कहना था। ठीक है, लेमार्क रिजेक्ट द नोशन दैट द इन्वायरमेंट वुड डायरेक्ट इफेक्ट द ऑर्गेनिज्मल ट्रेट एंड नियो लेमार्किज्म इनकॉर्पोरेटेड दिस थिंग। क्या बोला गया मतलब लेमार्क ने बोला कि इन्वायरमेंट का डायरेक्ट ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, और नियो लेमार्किज्म इस थ्योरी को समझा और इनकॉर्पोरेट किया इसमें। नियो लेमार्किज्म को हमने समझा। अब हम समझते हैं नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म क्या है? नियो डार्विनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडर्न synthesis theory. Darwinian evolution through a natural selection with Mendelian genetics, the latter being a set of primary traits specifying that the evolution involving the transmission of characteristics from parent to child through the mechanism genetic transfer rather than the blending process. क्या बोला गया इसमें? इसमें बोला गया इन्होंने क्या किया, इन्होंने डार्विन्स के थ्योरी और मेंडल के थ्योरी, जो कि मैंने ऑलरेडी जेनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा रखा है, उनको मिला के इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर होते हैं उनमें से कोई एक कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में पास्ड होता है, ना कि उसका ब्लेंडिंग होता है। मतलब क्या कि अगर एक लंबा पेरेंट है और एक नाटा, मतलब एक लंबा है और एक बौना है पेरेंट, ठीक है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, तो जो बच्चा होगा, जो ऑफ स्प्रिन होंगे, वो या तो वो टॉल होंगे या तो वो ड्वार्फ होंगे, ब्लेंडिंग नहीं होगा। ये बोला नियो डार्विनिज्म में। अब आते हैं हम लोग कुछ मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी में। इसमें क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी, ऑल इवोल्यूशनरी फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन इन ए वेरी वे कंसिस्टेंट विथ नॉलेज ऑफ जेनेटिक मैकेनिज्म। ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ नॉलेज से, जेनेटिक के मैकेनिज्म के नॉलेज से। इवोल्यूशन इज ए ग्रेजुअल स्मॉल जेनेटिक चेंज ग्रेजुअली बाय नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन जो है वो स्मॉल जेनेटिकल चेंज है, और ये होता कैसा है, ये लगातार होता है। कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से होता है, एक्यूमुलेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसको होने में सालों टाइम लग जाता है। डिसकंटिन्यूटीज अमॉन्ग स्पीसीज आर एक्सप्लेन एज द ओरिजिनेटिंग ग्रेजुअली थ्रू द जोग्राफिकल सेपरेशन एंड एक्सटिंक्शन। और जो भी मतलब जो इसको चेंज को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, वो या तो अपने जोग्राफिकल लोकेशन को चेंज करके कहीं और जा करके सर्वाइव कर पाते हैं, या फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन इज बाय ए फार एंड मेन मैकेनिज्म ऑफ चेंज, और नेचुरल सिलेक्शन इसका मेन मैकेनिज्म है इसको चेंज को आने के लिए। नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं जो फिट होते हैं। ठीक है, अच्छा, थिंकिंग इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन रेदर देन द इंडिविजुअल्स इज अ प्राइमरी, और हमें पॉपुलेशन को लेकर सोचना होगा, ना कि इंडिविजुअल को लेकर के, तो हमें इवोल्यूशन ज़्यादा अच्छा बेटर समझ में आएगा। द जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट इन ए नेचुरल पॉपुलेशन इज ए की फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, और जो भी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो भी एक्सटिंक्ट हो चुका है वो एक की फैक्टर है किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। तो इसी के साथ हमने इवोल्यूशन के थ्योरी को ख़त्म किया, और इवोल्यूशन में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं जो लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ वो है इवोल्यूशन के कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपके इवोल्यूशन से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.